अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएमडी कैट का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। जैसे देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ओरिएंटेशन में ये बात समझाई थी कि हम सबसे पहले सेकेंड ईयर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सेशन का नाम है पैरेलल प्रेप। इसका मतलब ये है कि हम आपकी एफएससी को पीएमसी के टॉपिक्स के साथ रिलेट करके चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या होगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर की प्रेपरेशन को उस लेवल तक प्रिपेयर नहीं किया, तो बाद में टाइम मिले ना मिले, इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि हम पहले सेकेंड ईयर को पिक करें और सेकेंड ईयर के सिलेबस को आप लोगों के साथ डिस्कस करें विद योर एफएससी सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जरा एक चीज जरा नोट कीजिएगा। देखें, पीएमसी का टॉपिक 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जो कि सेकंड ईयर का आपका पहला टॉपिक होगा। स्टार्स में हम इसे यूनिट 1 के नाम से बोला करेंगे, यानी जब कभी भी मैं बात करूंगा मैं ये कहूंगा कि भाई आज यूनिट 1 का टेस्ट है। तो अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और वो पीएमसी का टॉपिक 6 है, इसका टेस्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने पीएमसी के सिलेबस को डाउनलोड करेंगे ना, उसने वहां पे ये बात आपको बताई है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में कि इस टॉपिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, आपको 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब ऑन द अदर हैंड, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि ओरिएंटेशन में कि मैं सिलेबस को थॉरली डिस्कस करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, तो आज हम यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनको सिलेबस में कंफ्यूजन होती है, ये बात समझ नहीं आती कि टेक्स्ट बुक में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ना, मतलब कौन से टॉपिक्स रिलेटेड टू पीएमसी हैं और कौन से नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैंने आपको लर्निंग आउटकम्स में सिखानी है। देखिए, सबसे पहले जी हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ क्या है, इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसी के साथ टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस, सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन। अब यहां पे एक बात नोट कर लें, जब आप पीएमसी के सिलेबस से लर्निंग आउटकम्स देखेंगे तो वहां पे उसने गॉसेस लॉ की बात नहीं की, उसने सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन का टाइटल बता दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल मेटल प्लेट्स। तो वहां पे उसने टाइटल बोला है सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन का। अब इसका मतलब ये वर्ड है स्टूडेंट्स कि यहां पे ये बात समझने वाली है कि हमें बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट गॉसेस लॉ का भी होना चाहिए, और गॉसेस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। तो हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर आप सिलेबस को देखें तो लास्ट में आपके पास टॉपिक आता है कैपेसिटर का, और देखिए मैंने इसके साथ पैरेंथेसिस में लिखा है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यानी व्हाट इज कैपेसिटर, हम ये डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इसे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आपके पीएमसी के सिलेबस में कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स का टॉपिक इंक्लूड नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये बात का ख्याल रखें कि डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको जरा बेसिक इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 चार्जेस की बात करूं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है, ये फोर्स कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इसकी मेजरमेंट किसके थ्रू की जाती है, वो कूलम्स लॉ के थ्रू की जाती है। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the distance between them। तो स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ के बारे में एक बात याद रखिएगा
कि ये एप्लीकेबल है जी पॉइंट चार्जेस के लिए या स्फेरिकल चार्जेस के लिए। हम इन्हें स्फेरिकल चार्जेस भी बोलते हैं। पॉइंट चार्जेस की बात तो आप एफएससी में पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये स्फेरिकल चार्जेस होते हैं। तो पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकल चार्जेस, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी इंफॉर्मेशन आपने ये याद रखनी है कि ये जो कूलम्स लॉ है ये दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब उनके दरमियान डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंस r इज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होगा तो क्या कूलम्स लॉ उस जगह पे एप्लीकेबल होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो ना, तो ये जगह बेसिकली न्यूक्लियस की बात हो रही है। इतना कम डिस्टेंस न्यूक्लियस में मौजूद चार्जेस के दरमियान होता है। आपने कभी ये सोचा कि न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है? हालांकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद हैं, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है। तो आपने ये कभी सोचा कि फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होता है, तो वहां पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि इस तरह के पार्टिकल्स को बांध के रखती है, तो वहां पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो दो पॉइंट चार्जेस या दो प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से भी ज्यादा जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो कौन सी है? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो उन पार्टिकल्स को बांध के रखती है। तो ये बात याद रखिएगा कि whenever the distance between two point charges is greater than 10⁻⁻15 मीटर तो फिर ये एप्लीकेबल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। ये देखें, लेट्स से मैं कहता हूं जी एक मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2। इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड Q1, इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड Q2। दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसे R से डिनोट करते हैं। तो ये डिस्टेंस R आ गया। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा, फोर्स किसी सिंगल चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती कि चार्ज के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड, यानी इस सिंगल चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी या इस चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो अगर ये दोनों चार्जेस का ये जो मैग्नीट्यूड है ये प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, अगर ये प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर आप डिस्टेंस को ज्यादा कर देंगे फोर्स कम हो जाएगी, और अगर आप डिस्टेंस को कम कर देंगे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे करता है। यहां से आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करके लिखा जाए तो स्टूडेंट्स इसे ऐसे लिखा जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाना हो तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जो कि है कूलम्स कांस्टेंट, जिसे K से डिनोट किया जाता है। तो आपकी जो एक इक्वेशन बन जाएगी, जो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा वो ये है जी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड का SI यूनिट यूज करें, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका भी SI यूनिट यूज करें, और दो चार्जेस के दरमियान मीडियम के तौर पे एयर या आप वैक्यूम को कंसीडर कर लें, तो फिर ये जो K है ना डियर स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी डिस्कस करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स ये होती है जी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहां पे कांस्टेंट आ गया जो कि है एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट सिखा दूं। ये देखें, ये जो चार्ज Q2 है ये Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, तो चार्ज Q1 पे लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स होगी आपने उसे ऐसे याद रखना है, वो फोर्स भी क्या होगी? F1 होगी। चार्ज Q1 पे लगने वाली फोर्स भी F1।
इस पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इसकी वजह से, तो आगे लिख दें 2। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स F12 का क्या मतलब है, चार्ज Q1 पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसी तरह से ये चार्ज भी इसे रिपेल कर रहा है, तो चार्ज Q2 के ऊपर भी एक फोर्स लग रही है जो कि रिपल्सिव है। चार्ज Q2 है तो इस पे लगने वाली फोर्स भी F2 होगी, किसकी वजह से लग रही है, Q1 की वजह से, तो यहां पे आप 1 लिख दें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इन दो फोर्सेस में कंफ्यूजन नहीं हो सकती। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये बात नहीं समझ आती कि सर ये 1-2 वाली फोर्स कौन सी है और 2-1 वाली फोर्स कौन सी है। सिंपल सी बात, Q1 पे लगने वाली फोर्स भी F1 जिसकी वजह से लग रही है वो आगे लिख दें, Q2 पे लगने वाली फोर्स F2 जिसकी वजह से एक्सर्ट हो रही है, उस चार्ज का आप आगे मेंशन कर दें कि वो चार्ज Q1 की वजह से लग रही है। तो आपने देखा कि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं। मतलब जितनी फोर्स ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक्सर्ट करता है उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक्सर्ट करता है। अभी मैंने क्या सपोज किया डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे मीडियम के तौर पे अभी क्या मौजूद है, एयर या वैक्यूम की बात कर रहा हूं। यहां पे अभी ये कांस्टेंट आया था जब हमने कूलम्स कांस्टेंट को यहां पे डिफाइन किया कि k = 1/4πε0। तो अब इस ε0 के बारे में आपको बताता हूं। ε0 को कहा जाता है जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये वर्ड बड़ा जबरदस्त है और बहुत से बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट एफएससी में समझ में नहीं आता कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है। अब बच्चों, ज्यादातर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट पता क्या होता है, वो परमिट से समझ लेते हैं परमिशन। तो उन्हें शायद ये लगता है कि ये कांस्टेंट बेसिकली ये बता रहा होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी परमिशन देता है एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपसे शेयर किया है, दिस इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह दें या इसका एक और नाम आपने याद रखना है, इसको इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं। द सेकंड नेम ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये है, ε0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये देखें, के और ε0 के जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनको आप रिवर्स कर दें, इनका रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा जी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एमसीक्यूज में कई दफा ये पूछा जाता है कि इस ε0 के क्या कोई और यूनिट्स हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, इसके जो दूसरे यूनिट्स हैं जो आपने याद रखने हैं वो हैं जी फैराड पर मीटर। वैसे तो मैंने ये बात आपको कैपेसिटर के टॉपिक में बतानी थी, लेकिन इस बात को यहीं पे हम समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज ए ε0/d। ये आप लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे मैं क्या करूंगा, इस ε0 के यूनिट्स निकालें। ये बनेगा जी कैपेसिटेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय एरिया। आप सब जानते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, फैराड। डिस्टेंस के क्या होते हैं, मीटर। एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर को मीटर से कैंसिल कर दें, तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि ये जो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है इसके दूसरे यूनिट्स जो कि मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, जो आपने याद रखने हैं, वो क्या है, फैराड पर मीटर। तो इस वजह से मैंने आपको इन यूनिट्स के बारे में गाइड किया कि इसके साथ साथ आपने ये वाला यूनिट भी याद रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि जनाब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस असल में है क्या। डियर स्टूडेंट्स, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय वैक्यूम और एयर टू द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। यानी कि ये वाला चार्ज इस पर और ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है ना, उस फोर्स को कितना अपोज करती है यहां पे मौजूद एयर या वैक्यूम। इसका यह मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, दोबारा सुन लें, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर और वैक्यूम टू द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पता चला कि ये परमिटिविटी नहीं है। तो अब हम जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
और ये फोर्स आपने तब निकाली है जब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान वैक्यूम मौजूद है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए देखें मैंने आपको स्टार्ट में F21 और F12 का आइडिया दे दिया। तो वेक्टर फॉर्म डियर स्टूडेंट्स ये है, ये देखें अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म इसकी ये है। जैसे अगर मैं F12 की बात करूं तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये है मैग्नीट्यूड। आपने फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब तक तो डियर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा कि जब तक आप इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करते या मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन नहीं दे देते वो चीज वेक्टर नहीं बनती। तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यूनिट वेक्टर भी वही आएगा। ये F12 है तो उधर यूनिट वेक्टर क्या आएगा R21। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अगर मैं F21 का फॉर्मूला लिखूंगा तो इसी तरह यहां पे लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आगे उसका जो है रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और छोटी सी बात आप समझ लीजिए, वो ये है कि ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फिर ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो जाती। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर जब आप एक्शन और रिएक्शन को पढ़ते हो ना, तो एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होते हैं। एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी बैलेंस नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी मतलब कैंसिल नहीं करती हैं। बैलेंस करने का मतलब है कैंसिल नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स देखें अगर मैं हूं ना, मुझ पर एक फोर्स इधर लग रही है 5 न्यूटन की, एक फोर्स इधर लग रही है 5 न्यूटन की, तो उन फोर्सेस का सम 0 होगा। एक ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाली दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का सम 0 होता है। ये वाली फोर्स और ये वाली जो फोर्स है ये तो दो डिफरेंट चार्जेस पे लग रही हैं, एक इस चार्ज पे लग रही है, एक इस चार्ज पे लग रही है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसका जो सम है या जो आप कहते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देती, तो ये कैंसिल नहीं करती क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं ये डिफरेंट चार्जेस के ऊपर लग रही हैं। और मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर एक ही मास m की बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने यह सीखा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं एक और छोटी सी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम ले आए, लेट्स से मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान ग्लास प्लेस कर देता हूं, मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान पेपर प्लेस कर देता हूं, मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान लेट्स से एक ग्रीस्ड पेपर प्लेस कर देता हूं, मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान वुड प्लेस कर देता हूं, मैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान प्लास्टिक की प्लेट अगर प्लेस कर देता हूं, तो फिर फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक इस तरह से डिस्कस किया गया जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ मीडियम। और अगर आप पीएमसी का सिलेबस देखेंगे तो उसने ये बात बाकायदा लिखी हुई है वहां पे कि कूलम्स लॉ में आप मीडियम का इफेक्ट डिस्कस करें। तो सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान मैं एक इंसुलेटर लेके आ रहा हूं, ठीक है, एयर और वैक्यूम के अलावा मैं एक नया मीडियम लेके आया, ठीक है। अब ये जो आने वाला मीडियम है ना, ये भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को अपोज करेगा। तो इस मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी होगी। तो इस मीडियम की अपनी जो परमिटिविटी है यानी जो ऑपोजिशन है उसे एप्सिलॉन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे एप्सिलॉन बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, जो आपका नेशनल एमडीकैट है ना वो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ने देना है। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ते हैं उनके सिलेबस में परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन जो फेडरल की बुक्स हैं उनमें ये मौजूद है। तो आपको बताने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फेडरल की टेक्स्ट बुक से जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए जरूरी हैं, मैं लेक्चर में उसे जरूर डिस्कस करूंगा। तो जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपने जरूर नोट करनी है। जैसे ये इंफॉर्मेशन अब आपने नोट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अब एक मीडियम इंसर्ट कर दिया, कोई इंसुलेटर है, तो अब वो मीडियम भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को अपोज कर रहा होगा। तो अब नए मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स है वो क्या बन जाएगी, इधर देखिएगा,
force in the presence of new medium other than air or vacuum is 1/4 pi, अब मैं एप्सिलॉन लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये मैं एप्सिलॉन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं और रिलेटिव परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं कि एप्सिलॉन R क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पहले दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम है, तो एयर या वैक्यूम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को अपोज कर रही है। अब आप एक नया मीडियम लेके आए, वो नया मीडियम रिलेटिव टू एयर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को कितना अपोज करता है, इस चीज की मेजरमेंट एप्सिलॉन आर बताता है। तो पता यह चला कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है हम उसे यूं लिख सकते हैं E ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम कितना अपोज करता है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को, इसकी मेजरमेंट एप्सिलॉन आर कहलाती है। तो अब यहां से आप देखें कि अगर एप्सिलॉन को देखा जाए तो इसकी वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब यहां पे इस एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम other than air or vacuum between the point charges is epsilon naught epsilon r multiplied by q1 q2 over r square। अब इस रिलेशन में से डियर स्टूडेंट्स आपको देखें नजर आ रहा है कि आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 एप्सिलॉन आर कॉमन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम 1 एप्सिलॉन आर कॉमन निकाल लिया और अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप ये वाला फैक्टर देखें, ये किसके बराबर है, ये वाला फैक्टर, ये अभी ऊपर मैंने आपको बताया वो ये है। तो इस पूरे फैक्टर की जगह आप F वैक्यूम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से फर्दर जो एक्सप्रेशन बनता है, जहां से बड़े एमसीक्यूज बनते हैं जिसे मैं लेटर ऑन अभी डिस्कस करूंगा, वो ये है F मीडियम is equal to 1 epsilon r into f वैक्यूम। रीअरेंज करके लिखें तो डियर स्टूडेंट्स इसका यह मतलब है कि जब कभी आप एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर लेके आते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन पॉइंट चार्जेस वो पहले से रिड्यूस हो जाती है। इस बात का यह मतलब है, ठीक है, जो पहले फोर्स थी वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम होके न्यू फोर्स बन जाएगी। अब यहां से आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि आपको एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाए कि वो आपको एक ऐसी फोर्स दे दे जो तब की फोर्स है जब पॉइंट चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम है, और फिर एक ऐसी फोर्स दे जब आपने एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तब की फोर्स दे दे। तो आपसे ये पूछे कि बताएं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो एप्सिलॉन आर है कुछ मटेरियल्स के लिए आप इसे जरा नोट कर लें, वो ये है स्टूडेंट्स कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.0006 और इसी तरह से एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1 होती है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेटल्स के लिए इंफिनिटी होती है और सिमिलरली एप्सिलॉन आर की वैल्यू वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली होती है जी 78.5 के राउंड अबाउट। अच्छा, यहां पे ना ये बड़ी जबरदस्त बात है कि मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मेटल को प्लेस कर दूं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ये वाला, ठीक है। तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो पता ये चला, आपने सीखा ये कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान आप एक मेटल प्लेस कर देंगे तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स 0 हो जाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जा सकते हैं
हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। लेट्स से जी आपके पास एक चार्ज है Q1 जिसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड गिवन है 10 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है Q2 जो कि 100 माइक्रोकूलम का है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंस r मौजूद है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम के तौर पे एयर या वैक्यूम मौजूद है। तो क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स कि विच चार्ज विल एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन अदर चार्ज, और आपको ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूं, अल्फा में आपको गिवन है कि चार्ज Q1 ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, बीटा में गिवन है जी चार्ज Q2 ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, चार्ली में गिवन है कि सेम फोर्स एक दूसरे पे ये एक्सर्ट कर रहे होंगे, और डेल्टा में हो सकता है लेट्स से नन ऑफ दिस। तो जी डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर हो सकता है इसका आंसर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज म्यूचुअल फोर्स, ये फोर्स म्यूचुअल होती है। फोर्स के म्यूचुअल होने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जितनी फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर एक्सर्ट करता है, ठीक है। और ये बात हमें पता कहां से चली? हमें ये बात यहां से पता चली कि जो फोर्स है वो किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करती, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो 10 इंटू 100 कर ले या 100 इंटू 10 कर ले, आंसर तो सेम होगा। तो फिर फोर्स क्या होगी? सेम। तो इसका मतलब है कि जितनी फोर्स इसने उसके ऊपर एक्सर्ट करनी है उतनी ही उसने इसके ऊपर एक्सर्ट करनी है। तो फोर्स क्या होती है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान? ये सेम होगी, ठीक है। जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस किया जा सकता है। लेट्स से अगर मैं आपसे एमसीक्यू कुछ इस तरीके से पूछूं कि अगर हर चार्ज के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए, ठीक है, चार्ज Q1 को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। चार्ज Q2 को क्या कर दिया जाए? ये भी डबल कर दिया जाए, ठीक है। और जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, इसे भी डबल कर दिया जाए। तो बताइए जो न्यू फोर्स होगी पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो क्या होगी? आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। लेट्स से वो F होगी, F इनिशियल फोर्स है ना जो पहले थी। लेट्स से F/2, चार्ली में कह सकते हैं 2F डबल हो जाएगी, और डेल्टा में डियर स्टूडेंट्स F/4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आइए जरा फॉर्मूला लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा डियर स्टूडेंट्स, F डैश इज इक्वल टू K एज इट इज। देखें हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2Q, ये Q1 है, फिर आ जाएगा Q2, ये 2Q, ये Q2 है, और डिस्टेंस को भी क्या किया? डबल। अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो आप इधर 2r का स्क्वायर लेंगे, 2r स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो r का तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, और डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो फोर्स होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, Q ओवर r स्क्वायर। तो ये तो पहले वाली फोर्स बन गई। इसका मतलब ये वर्ड है स्टूडेंट्स कि अगर हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए तो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो सेम रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्फा। आइए एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स हमें एमसीक्यू इस तरीके से पूछा गया कि हमें एक ट्राइंगल दिखाई गई इस तरीके से, और हमसे ये कहा गया कि इस ट्राइंगल के जो आपको डिफरेंट कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर हमने पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया हुआ। लेट्स से मैं कहता हूं जी यहां पे जो पॉइंट चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम का, यहां पे जो पॉइंट चार्ज है वो है जी 6 माइक्रोकूलम का, यहां पे जो पॉइंट चार्ज है लेट्स से वो है जी 4 माइक्रोकूलम का, और इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और हर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी सेम है, यानी ए और सी के दरमियान लेट्स से डिस्टेंस x है, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस x है, ए और बी के दरमियान भी डिस्टेंस क्या है? x है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई। अब यहां से दो बातें पूछी जा सकती हैं आपसे कि जनाब आप जल्दी से बताइए कि मैक्सिमम फोर्स किन दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम फोर्स किन दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। देखें मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स दोनों को एक साथ डिस्कस किया जा रहा है।
डिस्टेंस सेम हो गया, ये याद रखना है, डिस्टेंस तमाम पॉइंट चार्जेस के दरमियान इक्वल है। अब जब डिस्टेंस सेम हो गया तो फोर्स ज्यादा है या कम है, ये आप कहां से बताएंगे? ये आप इस एक्सप्रेशन से बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, जहां पे दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा, और अगर ये प्रोडक्ट कम होगा किसी जगह पे तो वहां पे फोर्स क्या होगी? कम। तो आइए जरा इस पॉइंट को सीखते हैं। ये देखें जी, ए और बी के दरमियान प्रोडक्ट लें। मैं जस्ट इसे याद रखने के लिए ना, कि जस्ट आपको पता चल जाए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? 12। ठीक है जी। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? 24। अच्छा जी, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है? 8। मैं जस्ट मैग्नीट्यूड को मेंशन कर रहा हूं। तो मैक्सिमम फोर्स किसके दरमियान होगी? बी और सी के दरमियान। तो अब यहां इसका आंसर लिखते हैं कि मैक्सिमम फोर्स है बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, जहां पे मौजूद पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के हैं। और मिनिमम फोर्स कहां पे होगी बताइए जी? प्रोडक्ट कहां पे मिनिमम है? ए और बी के दरमियान। तो ये जो मिनिमम फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जी। एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स के, लेट्स से जी हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक ये पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है ये। जब तक मेंशन है ना किया हो साथ कि -2 कूलम, तो तब तक समझें कि वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है। और ये बात भी याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी पॉइंट चार्ज क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? नो डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एक ये चार्ज है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 6 माइक्रोकूलम। और इनिशियली मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 12 न्यूटन की है और वो रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम -2 माइक्रोकूलम चार्ज और देते हैं, मतलब इसे जो हमने चार्ज दिया वो कितना दिया? -2 माइक्रोकूलम। इसी तरह इसे भी हमने जो चार्ज दिया वो कितना दिया? -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो अब आप बताइए कि जो न्यू फोर्स होगी दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो क्या होगी? लेकिन पहले ऑप्शंस को देख लें। ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्फा कि फोर्स 0 हो जाएगी, बीटा फोर्स हो जाएगी जी 4 न्यूटन और इसकी नेचर अट्रैक्टिव हो जाएगी, चार्ली है डियर स्टूडेंट्स कि फोर्स हो जाएगी 6 न्यूटन रिपल्सिव, और डेल्टा है नन ऑफ दीज, जो कि मैं नहीं लिख रहा। तो जस्ट इन ऑप्शंस में से आपने कोई पिक करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, इन जनरल बात की जा रही है, डिस्टेंस को डिस्कस नहीं किया जा रहा। जब आप -2 माइक्रोकूलम चार्ज इस +2 माइक्रोकूलम चार्ज को देंगे तो ये तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, जब ये चार्ज इसे देंगे तो -2 और +2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहां पे जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो होगा जी +4 माइक्रोकूलम का। तो अब आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्स क्या हो जाती है? फोर्स आपके पास 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज अल्फा। अब एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूं। कई दफा डियर स्टूडेंट्स हमसे साइन कन्वेंशन भी पूछी जाती है कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, दो चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स को कैसे डिस्कस किया जाए। जैसे ये देखें, आइए एक और एमसीक्यू एक डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इस एमसीक्यू को जरा ना एक्सप्लेनेशन के वे में लेके चलना चाह रहा हूं। बेसिकली ये एमसीक्यू ही है, लेकिन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करें बेटा, जो आपका चार्ज Q1 है ना, ये चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और जो दूसरा चार्ज है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। यानी चार्ज Q1 भी पॉजिटिव है
और चार्ज जो Q2 है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अब क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि जो फोर्स होगी इसके दरमियान, लेट से मैं इसे यूं लिख देता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक हो गया। तो ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है फोर्स जो भी आएगी ना, फोर्स आएगी पॉजिटिव इन नेचर। जब कभी आपकी फोर्स साइन कन्वेंशन के लिहाज से पॉजिटिव इन नेचर हो तो आपने याद रखना है वो फोर्स रिपल्सिव होती है। वो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। ये एक पॉइंट आपने याद रखा। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर नेगेटिव के बारे में बताएं, तो आइए जरा नेगेटिव के बारे में भी देखते हैं। यही चार्जेस हैं, ये देखें अब मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव कर रहा हूं। चार्ज Q1 भी नेगेटिव, चार्ज Q2 भी नेगेटिव। तो अब यहां पे पता होगा क्या होगा, मुझे यूं लिखना चाहिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस Q1 इंटू माइनस Q2। तो ये मल्टीप्लीकेशन है ना, दोनों चार्जेस की नेचर क्या है, ऑपोजिट हो गई है पहले से, नेगेटिव नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन फोर्स क्या निकल आएगी आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगी। तो उसकी नेचर क्या होगी, वंस अगेन रिपल्सिव। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने सेम चार्जेस की बात की। अगर आपके चार्जेस क्या हो, ऑपोजिट चार्जेस हो, फिर क्या होगा। लेट्स से मैं कहता हूं जी, अब जो आपके पास एक चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव है, और एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर मौजूद जो दूसरा चार्ज है Q2 वो नेगेटिव है। ऊपर भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अंडरस्टूड है कि एक सर्टेन डिस्टेंस मौजूद है। तो ये लाइन बेसिकली ने मिला नहीं रही, ये लाइन बेसिकली क्या शो कर रही है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बताएं जी, जो साइन कन्वेंशन के लिहाज से फोर्स होगी वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्स को ऐसे डिस्कस करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस प्लस Q1 इंटू माइनस Q2। तो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स आपकी साइन कन्वेंशन के लिहाज से नेगेटिव आ जाएगी। और जब कभी आपकी फोर्स साइन कन्वेंशन के लिहाज से नेगेटिव आ जाए तो आपने कहना है कि फोर्स इन नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है। तो इस बात को डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे से याद रखना है। अब एक और एमसीक्यू डिस्कस किया जाता है। देखिए साइन कन्वेंशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। अब कई दफा ये पूछा जाता है जी, मैं वर्बली बोल रहा हूं कि एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम। मैंने क्या बात की, रेशियो ऑफ फोर्सेस। आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस दे देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए चार्जेस की नेचर बदल देगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्या देगा, एक नेगेटिव चार्ज क्या देगा, एंड पे क्या कहेगा, कहेगा कि रेशियो ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करें कि ये रेशियो क्या है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया नहीं कि फोर्स क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है। जितनी फोर्स ये इस पे लगाता है उतनी ही फोर्स ये इस पे लगाता है, वट एवर इज द साइन। चाहे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे दोनों नेगेटिव चार्जेस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखनी है, क्योंकि कई बच्चे यहां पे आ जाते हैं और यहां पे मतलब कि यहां पे ट्रैप हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि फोर्स चाहे पॉजिटिव आए इन मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव आए, जब आप उसकी रेशियो बनाएंगे, लेट्स से इस तरह से कह देते हैं, एक फोर्स को F1 कह देते हैं, एक फोर्स को F2 कह देते हैं। ये देखें, अगर तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे तो ऊपर वाली भी फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाली भी पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगी, आंसर 1:1। अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस थे, ऊपर वाली फोर्स भी अगेन क्या होगी, पॉजिटिव, नीचे वाली फोर्स भी क्या होगी, पॉजिटिव, रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जहां पे उन्हें बात समझ में नहीं ना आती वो ये वाला पॉइंट है, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो ऊपर भी फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नीचे भी फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर डिफरेंट जगहों पे पता क्या देखते हैं, सर वहां पे 1:-1 गिवन था, सर वहां पे -1 रेशो। स्टूडेंट्स ये गलत है। जैसे मर्जी चार्जेस हो, सेम फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, तो इस वजह से जो रेशो ऑफ फोर्सेस होगी वो हमेशा 1:1 होगी। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, इस पॉइंट को आपने कभी मिस नहीं करना। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से जी आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन हो सकती है कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान
जब वैक्यूम या एयर थी तो एक सर्टन पॉइंट चार्जेस हैं जी हमारे पास, उनमें जो फोर्स है वो है जी 16 न्यूटन। ठीक है, जब आप एक रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक लेके आए तो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू मीडियम रिड्यूस होके, एफ मीडियम लिखना चाहिए इसे, फोर्स रिड्यूस होके हो गई जी हमारे पास 4 न्यूटन। तो बताइए कि जो आपने रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, उसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा एक रिलेशन आप जानते हैं, जो कि ये है जी एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो अगर मैं यहां से डायरेक्ट एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा जी एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। तो अब आप ये देखें एफ वैक्यूम, हाँ जी, ये कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है, डेट इज 16, डेट इज 4। तो पता ये चला कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आइए स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से जी एक ये चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 2q, एक ये चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है q, और एक ये चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड है 3q। और ये जो पहले दो चार्जेस आप देख रहे हैं, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से मैं इस डिस्टेंस को ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और जो आगे दो चार्जेस मौजूद हैं इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डियर स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है मैं उसे बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये डायग्राम आपको गिवन है। अब क्वेश्चन की जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है उसे जरा गौर से देखिए। अब ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, यहां पे ये देखें, इफ द फोर्स ऑन सेंट्रल पॉइंट, if the force on central point is 0, then find the value of a over b। a भी डिस्टेंस है, b भी डिस्टेंस है। देखिए उसने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या लगाई है, बड़ी जबरदस्त कंडीशन है। कहता है इफ द फोर्स ऑन सेंट्रल पॉइंट चार्ज, या इस सेंट्रल पॉइंट पे या इस सेंट्रल चार्ज पे, आप पॉइंट की जगह वर्ड चार्ज यूज कर ले, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। इफ द फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज Q इज 0, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A ओवर B। और आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस है डियर स्टूडेंट्स वो भी देख लें, √2/3, ठीक है जी, बीटा √3/2, लेट से चार्ली में है, 2/3, लेट से डेल्टा में है 3/2। तो जी डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। फोर्स 0 कब होगी, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, मतलब जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है और जितनी ये इसके ऊपर लगा रहा है। अब आपका यहां पे माइंड क्लिक कर गया होगा, सर अभी आप लेक्चर में बता के आए कि ये फोर्सेस बैलेंस नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो वो मैंने ये कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हो तो वो 0 हो जाती हैं। अब इस बात को जरा देखिएगा, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि ये दोनों फोर्सेस इक्विवेलेंट एक ही चार्ज पे दो इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो ये तो 0 हो सकती है ना, ये कंडीशन गिवन है। बस इसी पॉइंट को पकड़ ले, आपका सॉल्यूशन आ गया। कैसे, ये देखें, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स, दोनों फोर्सेस हैं इस तरीके से, ये फोर्सेस ऐसे बराबर होंगी, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, देखें, सबसे पहले तो आ जाएगा कूलम्स कांस्टेंट के, पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड 2q, दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड q, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस a, तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के, इन दोनों के दरमियान क्या होगा जी, लेट्स से q, दूसरी तरफ आ जाएगा
3q, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितना है b, तो b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब कैंसिलेशन करते हैं, ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये k इस k से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये q इस q से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला q इस q से कैंसिल हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a ओवर b की। ये a स्क्वायर है, यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पता ये चला कि स्टूडेंट्स इसे अब फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। जी स्टूडेंट्स, ये आपको पता चला कैसे हुआ, यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर बन गया। यहां पे 2 पहले से मौजूद है, 3 इधर आ जाएगा, जिसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये बनेगा a ओवर b इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2/3। तो ये आपका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पता ये चला कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है। अब एक क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट का क्वेश्चन देने से पहले आप सारे लेक्चर पे जरा गौर कीजिए कि लेक्चर की स्कीम क्या थी, लेक्चर को मैंने किस तरीके से टीच किया। सबसे पहले एफएससी के पॉइंट्स, एफएससी के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें जो एंटी टेस्ट के पॉइंट्स आते चले जाएंगे, तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ऊपर जाएंगे। उसके बाद एफएससी को रिवाइज करने के बाद, उसमें एंटी टेस्ट के पॉइंट्स को रिवाइज करने के बाद हम प्रैक्टिस के तौर पे एमसीक्यूज करेंगे। और जितनी ज्यादा हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे। आप ये सीखेंगे कि ये जो एक टॉपिक है इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड होते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आइए जरा आज का जो कि एमसीक्यू के तो आइए स्टूडेंट्स, आज जो आपको एक असाइनमेंट के तौर पे मैंने एमसीक्यू देना है वो ये है, गौर से जरा देखिएगा। सपोज करें जी, एक चार्ज है 2q, दूसरा चार्ज है -q, और इनिशियली इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, वो फोर्स है F। अब सवाल ये है, इफ these two charges are joined by a wire and then wire is removed। बात समझ आई? दोबारा सुने, ये दो चार्जेस हैं, एक के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड +2q, दूसरे के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड -q। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इनिशियल फोर्स है वो हमने सपोज कर लिया वो F है। अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान एक वायर को यूं अटैच करके कुछ देर के बाद रिमूव कर दिया जाए, तो अब जो न्यू फोर्स होगी वो क्या होगी? तो आपने न्यू फोर्स बतानी है। स्टेटमेंट को मैंने वर्बली बोल दिया, और इसके जो ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स वो ये हैं कि फोर्स सेम रहेगी, बीटा फोर्स 0 हो जाएगी, चार्ली फोर्स F/8 होगी, या डेल्टा फोर्स F/4 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। कोशिश कीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से सारी टर्म्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और ये मैंने जितने एमसीक्यूज करवाए हैं आप इसे अपने नोट्स में अच्छे से नोट करके और दोबारा से इसे गो थ्रू कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया है, इसे नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसे एक्चुअली कैसे सॉल्व करना था और इसका कॉन्सेप्ट क्या था। लेकिन तब तक आप इसे खुद ट्राई कीजिए कि इसके अंदर क्या कंप्लेक्सिटी है, कौन सी एक ऐसी बात है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।